गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा नया टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका जो पीडीएफ है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू करके हमें दिया है वो आपके सामने है। और इसमें आप देखेंगे कि 8 चैप्टर है हमारे पास में। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंडीशंस। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जो कि हम लोग इसमें अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है ये बुक आप लोगों ने प्रिंट करवा लिए होंगे। ये आप लोगों ने क्या करना है, इस बुक के साथ में बैठना है अभी, और बुक के साथ में बैठ के जो है आप लोगों ने देखना है कि हम लोग यहाँ पे अभी किस तरह से पढ़ रहे हैं, और जो जो चीज़ हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें आप लोगों ने उसको हाईलाइटेड करते चलना है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो है, मुझको जो सबसे पहला मेरा याद आता है कि मैंने कब पढ़ा था, तो मैंने आई थिंक 11वीं-12वीं क्लास में सबसे पहली बार पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। और एक बेसिक फंडा उस दिन से आज भी मेरी बॉडी में जमे हुआ है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई स्टैग्नेंट है तो भाव बढ़ेगा, और सप्लाई ज़्यादा हुई, डिमांड स्टैग्नेंट है तो भाव घटेगा। ठीक, ये मेरे को एक रॉबिन्स डेफिनेशन के तौर पे मुझको याद है आज भी जो, और ये बड़ा कॉमन सेंस है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। माल की आवक ज़्यादा हो गई, डिमांड उतनी ही है, डिमांड घट गई तो भाव घटेगा, और माल की सप्लाई कम हो गई और डिमांड उतनी ही है या डिमांड बढ़ गई तो भाव बढ़ेगा। तो मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, तो हमने इसको देखना है। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो डिमांड जो है एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रेफरिंग टू कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे फॉर ए प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें ना मेरे को दो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, एक लगी कंज्यूमर डिजायर और एक लगी विलिंगनेस टू पे अ प्राइस। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब होता है कि पहली बात तो कंज्यूमर की इच्छा होनी चाहिए चीज़ को परचेज करने की, और दूसरी चीज़ की उसकी कैपेसिटी है क्या पैसा देने की। अब भाई कोई व्यक्ति है जिसकी कैपेसिटी नहीं है एक्स प्रोडक्ट खरीदने की, मगर उसकी इच्छा ज़रूर है। अब हर इंसान को दुनिया में जो है मर्सिडीज़ खरीदना है, ऑडी खरीदना है, जैगवार खरीदना है, लैंड रोवर खरीदना है ना, बड़ा मकान खरीदना है, मगर आपकी विलिंगनेस तो है, आपकी डिज़ायर तो है, मगर आपकी कैपेसिटी भी होना। तो डिमांड दो चीज़ों से मिलके बनती है, ध्यान देंगे यहाँ पे। कंज्यूमर्स डिज़ायर, कंज्यूमर्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे अ प्राइस, और विलिंगनेस टू पे अ प्राइस। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने अभी बताया रॉबिन्स का डेफिनेशन हमें क्या बोलता है कि सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड उतना ही रहेगा, भाव गिरेगा। डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई उतना ही रहेगा या गिरेगा तो मार्केट में जो है भाव बढ़ेगा। उल्टा इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये हर जगह पे अदर थिंग्स की इक्वल, ये इनका टैगलाइन है हर बार का जो है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सब वस्तुएं अगर उनकी जगह पे स्टेगनेंट है तो ये रूल अप्लाई होगा। तो अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये बार बार आता है। इफ ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, तो अगर किसी चीज का प्राइस का कमोडिटी फॉल करता है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, मतलब उसकी जो अगर भाव गिरेगा तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएंगी। जितनी क्वांटिटी पहले खपत करते थे अब ज्यादा खपत करेंगे। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, अगर भाव बढ़ता है
प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएंगी जो है। अब जैसे ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बीच में ये हुआ कि जो सब्जी भाजी है उनके खरीदार कम हो गए। खरीदार कम हो जाने के कारण से जनरली गर्मी के मौसम में सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा रहते, मगर सब्जी के भाव जो है इस बार कम हो गए। उसका रीज़न है मार्केट में डिमांड नहीं थी, लोगों को, सब्जी वालों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाके सब्जी बेचनी पड़ रही थी अपनी जो है, तो ऐसे में डिमांड उनकी कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो उनके भाव आपो आप कम हो गए। बहुत सारी सब्जियां गर्मी के मौसम में, जो कि पॉसिबल नहीं था पहले, 20 रुपये किलो भी मिल रही थी, जो कि गर्मी के मौसम में कभी मिली नहीं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का तरीका, लॉ ऑफ डिमांड का फैक्टर था वहाँ पे। It implies that there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. तो inverse relationship between price and quantity demanded, तो जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। In other words, other things being equal, quantity demanded will be more at a lower price than at a higher price. तो यहाँ पे इनका बोलना क्या है कि क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर एट अ लोअर प्राइस, मतलब जब कम भाव रहेगा तब क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होंगी, और जब ज़्यादा भाव रहेगा तब क्वांटिटी कम डिमांड होंगी। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अमॉन्ग वेरियस factors affecting price of a commodity is the most critical factor. Thus, demand of a commodity is mainly determined by the price of commodity. तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और ये नेचुरल बात है कि भाई अगर आपका जो क्वांटिटी प्राइस है वो कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होंगी, अगर रेट ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये चार्ट बना के दिया है कि भाव जो है वो अगर 80 रुपये का है, प्राइस पर केन 80 रुपये, तो कोई डिमांड नहीं आने वाली यहाँ पे। अगर भाव 70 हो गया तो क्वांटिटी 200 क्वांटिटी लोग खरीद लेंगे, मतलब 70 रुपये पे 200 क्वांटिटी बिक जाएंगे, 200 किलो बिक जाएगा, 200 केन बिक जाएगा, ऐसा बोल लो। 60 रुपये जब आया, देखो अब भाव गिर रहा है, ये जो है, ये जो भाव है ये गिर रहा है। तो यहां पे आप देखना ये कहीं ना कहीं ऐसा ऊपर का ट्रेंड है इसका जो है। यहां पे ये ऊपर चढ़ रहा है ये जो है, ठीक है। देखेंगे अब 60 रुपये जब है तो 60 रुपये पे 400 यूनिट मांग लिया, 50 पे 600 मांग लिया, 40 पे 800 मांग लिया, 30 पे 1000, 20 पे 1200 और 10 पे 1400 रुपये का मांग लिया। और 0 रुपये अगर प्राइस रहेगा तब तो 1600 की डिमांड हो जाएंगी, मगर 0 पे बेचेगा कौन? ये भी तो एक बात है ना, कौन अपने घर से पैसा लगा के नुकसान कराएगा वहां पे? नहीं। ये चार्ट वैसे ही बनाया हुआ है, आप देखेंगे इसको कि जब आपका यहाँ पे जो है ये प्राइस लिखे हुआ है, इधर में जो है ये हर बार ये चार्ट ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब आप देखिए जिस समय जो है प्राइस जो है वो अगर आपका 40 रुपये का है तो आपकी डिमांड है 800 की, ठीक है। मगर जब भाव हो गया, भाव जब था 60 रुपये का तब डिमांड थी आपकी 400 की, मतलब भाव आपने घटाया तो डिमांड बढ़ गई। जब आपने भाव 60 किया, 40, जब आपने 60 से 40 किया रेट तो 800 क्वांटिटी बिकने लग गई, मगर जब 60 रुपये बिकता था तब 400 बिकती थी। इस तरह से था जमा। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, हमको एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इतना काम का नहीं है, मगर फिर भी एजम्पशन मतलब ये जब ये लॉ तब अप्लाई होगा जब हम मान के चलेंगे कि ये बातें
नहीं होंगी। ये बातें जैसी है वैसी रहने वाली है। एजम्पशन मान ली गई बातें। तो अब इसमें क्या है कि नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इन्होंने क्या बोला है कि कंज्यूमर की जो इनकम है कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तब आपका जो ये रहने वाला है ये सेम रहने वाला है। मतलब कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव नहीं करना है हमने। हाँ, फिर नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में भी बदलाव नहीं होगा। जैसे ठंडी में लोगों के प्रेफरेंसेस अलग रहते, गर्मी में अलग रहते, है ना, बरसात में अलग रहते, तो यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं होने वाले हैं चेंज। नो चेंज इन फैशन। फैशन में भी बदलाव नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता है कि भाई पहले कोई फैशन की वस्तु चलती रहती, वो फैशन आउटडेटेड हो जाता तो उसका दाम ऑटोमेटिक कम हो जाता, है ना। मगर यहाँ पे दाम कम होने के बाद में भी फैशन में दाम कम हो गया तो भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली। हाँ, तो ये लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरे प्रोडक्ट के दाम भी सेम बने हुए हैं, वो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर प्राइजेस और शॉर्टेजेस की। नो चेंज इन साइज, एज, कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। कोई पॉपुलेशन में बदलाव ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है सेम चल रहा है। एवरीथिंग इज सेम, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट बोल रहा है वो बार बार। हाँ, आपको नो चेंज इन रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द कंज्यूमर्स। तो किसी भी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा कितने तरह के गुड्स अवेलेबल रहेंगे कंज्यूमर के पास में, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सारी इनकम बढ़ भी नहीं गई और बहुत घट भी नहीं गई। अभी आज के न्यूज़पेपर में, मेरी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ना, और मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये मेरी बहुत अच्छी आदत है। आप लोगों ने भी पढ़ना चाहिए इसको, न्यूज़पेपर को। स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स टाइम बहुत प्रेफर करता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ, मेरे जितने बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस के लिए आते हैं नागपुर में मेरे पास में, वो सब लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि आपने पहले दिन से इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना है। ठीक, पढ़ेंगे तो आपका भला, नहीं पढ़ेंगे तो आपका भला। ठीक। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव नहीं है। और नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में भी बदलाव नहीं है। ठीक है। अभी छाते का रेट अभी कम हो जाएगा ना, गर्मी में बिकेगा क्या छाता? नहीं। मगर डिमांड भी रहेंगी क्या? नहीं भाई, उसकी डिमांड भी नहीं रहने वाली है। अब मेरा बोलना क्या है कि आज के जस्ट पेपर में ही था कि बिकॉज ऑफ पैंडमिक, ये जो महामारी कोरोना वायरस फैला, इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी और चली गई है। और वो कुछ लोग तो खुद ही जॉब छोड़ के चले गए अपने घर को, और भाई कुछ को जाना पड़ गया, भाई जॉब से निकाल दिया। तो करोड़ों मजदूर, करीबन 30 करोड़ मजदूर है भारत में, ऐसा एक अनुमान है। करीबन कितने? 30 करोड़ मजदूर है भारत में, एक ऐसा अनुमान है। तो अब सब लोग अपने घर को चले गए। अब घर को चले गए तो भाई वो तो पैसा कमा ही नहीं रहे। अब जब वो पैसा कमा नहीं रहे तो उनकी जो इनकम लेवल है वो डाउन हो गई। अब जब वो डाउन हो गई तो वहाँ पे वो किसी भी तरीके का जो है चलने नहीं वाला वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला। डिमांड कम हो जाएंगी, भाव कम हो जाएगा तो भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है जो है। गिवन गुड्स, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो देर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, which may be categorized as follow: given goods। तो given goods क्या रहता है? तो given goods जो है सर्टन इंफीरियर गुड्स, हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्टन इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं, कॉल्ड एज गिवन गुड्स। तो यहां पे लिख देते हैं सर्टन इंफीरियर गुड्स जो है
और व्हेन द, और आप देखिए व्हेन द प्राइस, और इसको सर रॉबर्ट गिफन का नाम दिया गया है, तो मिस्टर रॉबर्ट गिफन ने कॉन्सेप्ट लाए होंगे, इसीलिए उनके नाम से इसको प्रचारित किया गया है, नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। तो रॉबर्ट गिफन जी के नाम पे दिया गया है। When the prices fall, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preferences for a superior commodity with the rise in the real income। तो देखो जब भाव गिर जाते हैं, quite often less quantity will be purchased than before because of negative income effect and people's increasing preferences for a superior commodity with the rise in their real income। अब कैसा होता है कि जब लोगों के पास में पैसा आने लगता है तो वो जो छोटी हल्की वस्तुएं रहती है वो कम यूज करने लग जाते हैं। अब अगर वो कोई पहले 1 लाख रुपए महीना कमाता था, वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है महीने का, तो वो गारंटीड, भले ही वो लो इंफीरियर गुड्स अच्छी क्वालिटी का होगा, मगर फिर भी वो उसको नहीं खरीदेगा, वो हायर क्वालिटी के गुड्स में जाने वाला है, वो लो क्वालिटी का गुड्स नहीं परचेज करेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ गिफन गुड्स कैन इंक्लूड ब्रेड, राइस एंड व्हीट। तो गिफन गुड्स के एग्जाम्पल में क्या क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ गिफन गुड्स कैन इंक्लूड ब्रेड, राइस एंड व्हीट। तो ब्रेड, राइस एंड व्हीट इंक्लूड करता है। और कहाँ पे ये एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड जो है, कि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे जितना जितना भाव बढ़ रहा है उतना उतना महंगी वाली चीज का प्रेफरेंस बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास में ज्यादा पैसे है तो आप बड़ी कार लेंगे, छोटी कार क्यों लेंगे भाई? आर्टिकल ऑफ स्नॉप अपील, सर्टेन कमोडिटीज डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी एक्सपेंसिव। मतलब कुछ आइटम ऐसे है बिकॉज वो एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस है, हैव एन स्नॉप अपील, मतलब एक अपील देता है वो लोगों को कि भाई देखो मैंने 2 करोड़ रुपए का हीरा पहने हुआ है। तो अब 2 करोड़ रुपए के हीरे में जितना ज्यादा हीरा महंगा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी अपील रहेंगी। तो लोग जो है सस्ते आइटम परचेज करने को नहीं जाएंगे, वो महंगे आइटम परचेज करने को जाएंगे। दे सेटिस्फाई द एरिस्टोक्रेटिक डिजायर टू प्रिजर्व द एक्सक्लूसिवनेस फॉर द यूनिक गुड्स। तो वो यूनिक गुड्स की तरफ भागेंगे, भले उनको पैसा ही ज़्यादा क्यों ना देना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ऐसे मार्केट में बैठे हो कि जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो वो ज़्यादा पैसे वाली चीज़ में पैसा लगाएंगे, ना कि हल्की वस्तु में पैसा लगाएंगे। Speculation, when the people speculate about changes in the price of commodity in the future, they may not act according to the law of demand at present price। ये भी होता है भाई, स्पेक्यूलेशन है, कोई प्रोडक्ट जो है उसका दाम अभी कम हो गया है समझ लो, मगर और एक एक्सपेक्टेशन है कि उसका दाम और कम हो सकता है। तो अगर समझ लो किसी प्रोडक्ट का दाम कम हो गया तो आने वाले समय में ये चांसेस रहेंगे कि हम लोग उसको और परचेज अभी नहीं करेंगे। कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस और इल्यूशन, मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है? तो कंज्यूमर की अगर दिमागी फितरत कुछ अलग है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कंज्यूमर ने सोच के रखा है कि मैं तो हाई प्राइस पे ही खरीदूंगा तो ही प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, तो फिर उस मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, नहीं, ठीक। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस और इल्यूशन, व्हेन द कंज्यूमर इज रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विद द प्राइस चेंज। अब किसी के दिमाग में बैठे हुआ है कि लो प्रोडक्ट जो है वो खराब ही है और हाई प्रोडक्ट अच्छा ही है, तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो है, ठीक। ही मे कॉन्ट्रैक्ट दिस डिमांड विद अ फॉल इन द प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई, अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो भी कुछ वैसा ही है कि भाई अगर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये वाली बात बोली जा रही है कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर आपका भाव ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर आपका भाव कम है तो सप्लाई कम होगा। तो पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई में और रेट में। द सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर, मतलब मार्केट जिस हिसाब से मेरे को पैसा देगा मैं उतना सप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे कैसा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में उल्टा हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 10 रुपये पे
10 क्वांटिटी, 20 रुपए पे 20 क्वांटिटी, 30 रुपए पे 30 क्वांटिटी। तो ऐसा बढ़ते जाने वाला है, क्योंकि भाव मिलेगा तो आदमी मेहनत करेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा किसी प्रोडक्ट में तो मेहनत करके क्या फायदा। फिर ये वाली इकोनॉमिक रियलिटी है भाई। तो उस बारे में कुछ करा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। The quantity supplied refers to the amount of a good producers are willing to supply when receiving a certain price। तो कितने रुपए पे कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है वो देखेंगे। अगर कोई सप्लायर के पास में 10 रुपए वाला खड़ा है और 10 रुपए वाले को माल बेच रहा है, 12 वाला आ जाता है तो 12 को ही बेचेगा ना भाई रेट। तो सप्लाई किसके पास ज़्यादा हो गया, 12 वाले के पास हो गया भाई। तो यहाँ पे भी यही बात है। द सप्लाई ऑफ गुड्स or services refers to quantity of that good or services that producers are prepared to offer for a sale at a set of prices over a period of time। Important statement है, the supply of goods or services refers to the quantity of that good or services that producer are prepared to offer for a sale at a set of prices over a period of time। और सप्लाई क्या है, सप्लाई मीन्स a schedule of possible prices an amount that would be sold at each price। तो सप्लाई जो है वो रेट है जिस पे हम लोग राजी हो जाएंगे माल बेचने को। तो होता ही है कि भाई कोई प्रोडक्ट 500 रुपये पे नहीं बिकता मगर 510 पे बिकता है, और कोई प्रोडक्ट जो है 50,000 रुपये में नहीं बिकता मगर लाख रुपए में बिकता है। सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइजेज एन अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो सप्लाई एक ऐसा शेड्यूल है कि कितने रुपए पे कितनी क्वांटिटी मिलेंगी। सप्लाई इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एट स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस। For example, the stock of commodity X in Delhi means the total quantity of commodity X in existence at a point in time, whereas the supply of commodity X in Delhi means quantity actually being offered for sale in market over a specified period of time। The law of supply states that firm will produce and offer to sell greater quantities of a product or services as the price of that product or services rising, other thing being remain constant। ये हमको जो चाहिए था वो है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख भी देते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई ऑफ law of supply states that firm will produce and offer to sell greater quantities of a product। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा quantities of product हम बेचेंगे, और service as the price of that product or service rises, other things being equal। और जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे वैसे हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस and supply of a product is having a positive relationship if price rises, supply also rises। तो अगर भाव बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक, तो सामने वाला बोलता है सप्लायर कि भाई आप ज़्यादा रेट दो, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूँगा, कम दोगे कम क्वांटिटी सप्लाई करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये कैसा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन दिस स्टेटमेंट चेंज इन प्राइस इज द कॉज एंड चेंज इन द सप्लाई इज द इफेक्ट। मतलब जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा
जितना ज़्यादा प्राइस घटेगा उसी हिसाब से जो है सप्लाई भी घटेगा और बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गया, प्राइस घटा तो सप्लाई भी घट गया। ठीक, thus the price rise lead to an increase in supply and not otherwise. It may be noted that at a higher prices there is a greater incentive. तो higher prices में greater incentive to producer और firms, ठीक, to produce and sell more। ठीक, मतलब बड़ा भाव रहेगा, ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा कि हम बनाए और बेचें। Other thing include cost of production, change of technology, price of input, level of competition, size of industry, government policy and non-economic factors. Thus, ceteris paribus, with an increase in the price of good, the producer is willing to offer more quantity in market for sale. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाव बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है माल ज़्यादा बेचने को आएंगे मार्केट में, जो है डिमांड भी रहनी चाहिए उस हिसाब से। फिर बाद में ये भी एक है, इन सब का आपस में गुत्थम गुत्था है ये सब जो है, नहीं है ना, मतलब एक चीज़ दूसरे पे पॉजिटिवली डिपेंड है, कोई चीज़ निगेटिवली डिपेंड है। ठीक, and the quantity supplied is related to specified time interval over which it is offered। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर समय के दौरान की कर रहे हैं। अब वो पर्टिकुलर समय में ही वो चीज़ अप्लाई होती है, बाकी समय के लिए वो अप्लाई नहीं होती है, ये बात आपने समझनी है। मतलब इन्होंने बोला है कि जो प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर की विलिंगनेस बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा तो वो ज़्यादा माल बनाएंगे, अगर भाव घटेगा तो प्रोड्यूसर की विलिंगनेस घटेगी माल ज़्यादा बनाने के लिए, वो बोलेगा रेट ही नहीं मिलता। अभी जो आलू प्याज है ये महामारी के समय कोरोना वायरस में 20 रुपये 25 रुपये रेट, कभी कभार 15 रुपये रेट भी मिल रहा है। तो जो आलू प्याज को बेचने वाले लोग हैं उनको क्या मिलेगा भाई, वो क्यों आलू प्याज को लाके बेचेंगे मार्केट में, वो बोलेंगे इससे अच्छा दूसरा प्रोडक्ट लाते हैं, इसको तो ढोना भी पड़ता है, इसको तो लाना भी पड़ता है, बड़ा पैसा भी इसमें कुछ मिलता नहीं है, क्यों काम करें। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। तो कल जाके आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, तो लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक लॉ है, that states that all other factors being equal, as the price of good or services increases, the quantity of goods or services that supplies offer will increases and the vice versa। तो मैंने अभी तक के जितनी बात की वो लिखी हुई है। The law of supply says that as the price of an item goes up, मतलब जो है प्राइस अगर बढ़ता है, the supplier will attempt to maximize their profit by increasing the quantity offered for sale। तो जो सप्लायर है वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचे और अपना ज़्यादा मुनाफा कमावे। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्या क्या एजम्पशंस है, वही जो हमने पहले पढ़े थे वही एजम्पशंस है। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं हुआ है। नो चेंज इन द price of factor of production, no change in number of firms in the market, no change in goals of the firm, no change in sellers expectation regarding the future prices, मतलब आने वाले समय में भाव घटने बढ़ने की कोई आशा नहीं दिख रही है। no change in tax and subsidy policy of the product and no change in the price of other goods। ये एक चार्ट इन्होंने बना के दिया है, एक सप्लाई का है, अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो है और ये डिमांड का है, जो है दोनों बता रहे हैं कि एक साथ में वो बढ़ेंगे भाई, मतलब डिमांड नहीं, प्राइस और सप्लाई। यहाँ पे देखो ये बना के दिया इन्होंने जो है, जैसे कि प्राइस है, प्राइस 100 रुपये का है तो क्वांटिटी डिमांड 5 थी, मगर क्वांटिटी सप्लाइड 50 थी, तो सरप्लस कितना पड़े रहता था, 45 पड़े रहता था, गैप आ गया बीच में जो है। उसके बाद में भाव कम होके 90 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 12 बढ़ गई, क्योंकि वो बढ़ेंगी, क्योंकि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में अभी अपन ने पढ़ा भाव घटेगा तो डिमांड बढ़ेंगी, मगर क्वांटिटी सप्लाइड 41 हो गई। अब इन्होंने बोला कि हम कम क्वांटिटी देंगे बिकॉज हमको रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो जो सरप्लस पहले मार्केट में 45 का रहता था वो 29 का रहने लग गया, मतलब मार्केट में ज़्यादा माल नहीं रहता। फिर 80 का भाव हुआ
तो क्वांटिटी डिमांड 18 की हो गई, मगर सप्लाई जो है वो 35 का हो गया, तो जो सरप्लस है वो 17 का हो गया। प्राइस 70 का हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 22 की हो गई, ठीक, और थोड़ा बढ़ गई, मगर क्वांटिटी सप्लाइड 28 पे आ गई, तो जो सरप्लस है वो 6 ही रहता है, मतलब मार्केट में एडिशनल माल जो पड़ा रहता है वो 6 रहता है। और 60 रुपए जो है, अब ये 60 रुपए जो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी लेवल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी लेवल्स बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में 50 रुपीज है, अब उल्टा होने लग जाएगा, 50 रुपीज जो है भाव घट रहा है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम आ गई, तो यहाँ पे शॉर्टेज होने लग गया 12 का, फिर 40 पे और आपकी डिमांड बढ़ गई, 41 हो गई आपकी डिमांड, मगर क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि अब कम पैसा मिल रहा है उनको तो वो इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा माल सप्लाई करने में, तो शॉर्टेज कितने का हो गया, शॉर्टेज हो गया 23 का। तो इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां तक के जो था वो हम लोग बोलेंगे सरप्लस ऑफ ए कमोडिटी था, यहां पे आपका इक्विलिब्रियम हो गया है, और यहां पे आपका जो है शॉर्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया है, क्या हो गया है, शॉर्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है लचीला, ये इसका मतलब होता है लचीलापन, क्या होता है, लचीलापन। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कितनी क्वांटिटी, कितना रेट बढ़ा या घटा, उसके हिसाब से कितनी डिमांड घटी या बढ़ी, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे हम लोग बोलेंगे कितना रेट घटा या बढ़ा, उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी डिमांड घटी या बढ़ी, मतलब कितना रेट घटा या कितना रेट बढ़ा। अगर रेट घटा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर रेट बढ़ा तो डिमांड घटेगी। मगर समझ लो 10% रेट बढ़ा तो कितनी डिमांड घटी, और 10% रेट घटा तो कितनी डिमांड बढ़ी, इसको मेजर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम है, 1 रुपये 98 रुपये का भी बहुत फर्क पड़ता है। कौन सा आइटम है जिसका 1 रुपये 98 रुपये का भी फर्क पड़ता है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा घटती और बढ़ती है, जिसके शक्कर ऐसा प्रोडक्ट है, शुगर में 1-1 रुपये की मार्जिन के लिए लोग धंधा करते हैं, और 1 रुपये की मार्जिन कम ज़्यादा होती है तो लोग फिर माल खरीदते बेचते नहीं है, ठीक। वहाँ पे देखेंगे इन इकोनॉमिक्स the demand elasticity refers to how sensitive the demand for a goods is to change in other economic variables such as prices and consumer income। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज को लिया था कि कंज्यूमर की
मैंने तो प्राइजेस को ही लिया था, मगर इन्होंने कंज्यूमर की इनकम को भी यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इनका ये बोलना है कि किस तरह से प्राइजेस घटते हैं और बढ़ते हैं, और किस तरह से कंज्यूमर इनकम घटती है और बढ़ती है, उसका क्या इलास्टिसिटी पे फर्क आता है, क्या इलास्टिसिटी होती है उसकी जो है। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो डिमांड इलास्टिसिटी कैलकुलेटेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी divided by percentage change in another economic variable। तो जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल। हायर द डिमांड इलास्टिसिटी फॉर इकोनॉमिक वेरिएबल मीन्स कंज्यूमर आर मोर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन दिस वेरिएबल। मतलब ज़्यादा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होंगी तो उसका मतलब ये रहेगा कि ज़्यादा लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस के से रिलेटेड लेके बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज। अब ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑब्लिक परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होगा, हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम के कारण जो है वो यहाँ पे हमने बना के दिया है इसको जो है। जमा ये बात क्लियर है, ये बात ठीक। अब हम लोग इसके आगे का पोर्शन देखते हैं जो है वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। In other words, it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in other variable। मैंने अभी बताया of which demand depends, मतलब जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। The variables on which demand can depend on, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। डीजल का भाव क्या है और पेट्रोल का दाम क्या है, कॉफी का दाम क्या, उस हिसाब से डिमांड डिटरमाइंड होती है चाय की, या चाय का दाम क्या उससे कॉफी की, और कंज्यूमर्स इनकम एसेट्रा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अभी यहाँ पे निकाल के अपन ने देखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको और स्पेशली चेंज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस और चेंज इन प्राइस, ये भी इन्होंने दिया है एक फॉर्मूला, ये भी हो सकता है, ठीक। आपने ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अब कितनी तरह की प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है हमारे यहाँ पे। द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम। हर बार कि जिस हिसाब से भाव बदलेगा उस हिसाब से हमारी जो डिमांड है वो बदलेंगी, वो हर बार सेम नहीं रहेगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक के अपन जाएंगे तो हर बार, हर महीने, हर साल एक जैसा नहीं रहेगा। अब कुछ लोग बोलते 2020 अलग है, कुछ लोग बोलते थे 2019 अलग है, तो 2019 से आई कैन नॉट कंपेयर 2020, ठीक। द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है ज़्यादा चेंज होगा और इन इलास्टिक का मतलब है भाव बदलेगा मगर ज़्यादा फर्क नहीं होगा डिमांड में जो है। ऐसा भी प्रोडक्ट होता है क्या कि भाव बदला मगर डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं होता? होता है प्रोडक्ट।
सिगरेट्स होती है, सिगरेट का भाव कितना भी बदल जाए उनकी डिमांड उतनी ही है। चाय होती है कि चाय तो आदमी 2 कप तो रोज पिएगा ना, तो उसका डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता भाई। अगर रेट भी बदल गया तो वो अपनी आधा किलो खरीदता है, 1 किलो खरीदता है, महीने की उतनी खरीदेगा वो, डिपेंडिंग ऑन द रेट इन द चेंज इन द डिमांड with respect to change in the price of a product. Elastic demand is one when the response of a demand is greater with the small proportionate change in the price. On the other hand, inelastic demand is one when there is a relatively less change in the demand with a greater change in the price. Various forms of price elasticity of demand जो है वो कौन कौन से है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? 10% अगर भाव बदला तो 10% क्वांटिटी की डिमांड बदलेंगी जो है। When a small change in price of a product causes a major change in its demand, मतलब अगर 10% भाव बदला तो ज़्यादा क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बदल जाएंगी, ऐसा इनका बोलना है। तो अगर 10% भाव बदला तो 20% डिमांड बदलेंगी, ऐसा इनका बोलना है। इट इज सेड टू बी perfectly elastic demand. In perfectly elastic, a small rise, एक छोटा सा राइज अगर होगा इन द रिजल्ट इन द फॉल इन द डिमांड, तो थोड़ा सा भी भाव बढ़ेगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा गिरेंगी, या थोड़ा भी भाव गिरेगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। वाइल ए स्मॉल इन प्राइस राइजेज इंक्रीजेज इन डिमांड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं perfectly इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? भाव ऑब्लिक प्राइस में कम बदलाव मगर रिलेटिवली क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा बदलाव। ठीक है, मतलब आपका रेट कम बदल रहा है मगर आपकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा बदल रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो ये उसका उल्टा हो गया कि रेट में कितना भी फर्क हो रहा है, कंज्यूमर की इनकम में कितना भी फर्क हो रहा है, मगर यहाँ पे डिमांड उतनी रहती है। तो अब कैसा हो गया कि रेट में बहुत फर्क हो गया, मगर फिर भी सिगरेट तो आदमी समझ लो 2 पी रहा है तो 2 ही पिएगा, हाँ, चाय 2 पी रहा है तो 2 ही पिएगा। वो बोलता मेरे को तो इतना चाहिए ही चाहिए भाई। तो आप देखो अलग अलग प्राइस लेवल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग प्राइस लेवल्स है, मगर आपकी डिमांड एक जैसी बनी हुई है, सिंगल लकीर है वहां पे जो है। ठीक, तो यहां पे हम बोलेंगे लार्जर चेंज इन प्राइस ऑब्लिक कंज्यूमर income but no change in डिमांड। तो मगर डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड is one when there is no change produced in the demand of a product with the change in its price. The numerical value for perfectly inelastic demand is 0. तो न्यूमरिकल वैल्यू जो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के लिए 0 आता है। तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो क्योंकि चेंज ऊपर रहता है तो अब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर 0 आता है जो है फॉर्मूले के हिसाब से।
उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि भाई जितना बदला उतना बदल गया, उतना डिमांड बदल गया। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू डिमांड व्हेन द proportionate change produced in demand is greater than proportionate change in price of a product। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जितना प्राइस या कंज्यूमर इनकम में बदलाव हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा डिमांड में बदलाव हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, 3 बातें अभी तक की निपटी है अपनी। सबसे पहला तो अपन ने बात किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जितना प्राइस और कंज्यूमर इनकम में बदलाव होता है उससे कई गुना ज्यादा बदलाव होता है हमारे डिमांड में। तो अगर भाव इतना बदला होगा तो डिमांड इतनी बदली होंगी, ऐसा आप समझ लो, ठीक। उसके बाद में क्या, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हुआ होगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक में बदलाव प्राइस और कंज्यूमर इनकम में इतना हुआ है तो वहां पे थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ डिमांड में, डिमांड हुई नहीं, कुछ भी डिमांड हुई नहीं वहां पे कुछ भी उनकी जो है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर हमारा जो भाव है वो इतना बदला है तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं, इतनी डिमांड हमारी बदली है, ऐसा आप मान लो। तो अगर 10% समझ लो हमारा डिमांड, हमारा जो प्राइस है वो बदला है या हमारी कंज्यूमर इनकम बदली है 10%, तो हमारी जो डिमांड है वो 12% बदली है, ऐसा इसका मतलब है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि भाई इसके पहले इनइलास्टिक डिमांड थी, रिलेटिवली नहीं थी, इनइलास्टिक डिमांड थी। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर हमारा भाव 10% बदला है तो हमारी डिमांड 5% बदली है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन प्राइस लीड टू ए स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जितना प्राइस में बदलाव हुआ है उससे थोड़ा कम डिमांड में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा था, थोड़ा सा प्राइस बदल रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड बदल रही थी। इनइलास्टिक में क्या हुआ था, भाव जितना बदल रहा है उसके भाव बदला, कंज्यूमर इनकम बदली, मगर डिमांड में कोई फर्क नहीं आया। उसके अलावा इसके पहले था हमारा 3rd नंबर पे, अगर हम लोग देखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड,
तो अगर हमारा जो डिमांड है वो हमारा जो प्राइस है वो 10% बदला है तो हमारी डिमांड 12% से बदली है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाव अगर 10% से बदला है तो डिमांड जो है 5% या 8% से ही बढ़ी है या चेंज हुई है। क्लियर है? ये बातें जो है 4 बातें अभी तक के हो गई। अब आती है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितना प्रतिशत चेंज हुआ है प्राइजेज में उतने ही प्रतिशत चेंज हुआ है डिमांड में। तो अगर प्राइस जो है 10% से बढ़ गए तो हमारी जो डिमांड है 10% से गिर गई। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जितना प्रतिशत प्राइस में बदलाव आया है उतना ही प्रतिशत डिमांड में बदलाव आया है। When the proportionate change in demand produces the same change in price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. The numerical value for unitary elastic demand is equal to 1. तो ये इसके नोटेशंस हो गए, ये ध्यान देने वाली बातें हैं सब जो हैं, इसको आप ध्यान रख लीजिए जो है। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन सी बातें हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है? प्राइस लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इनकम है, वो बताया। रिलेटिवली प्रोडक्ट की इनकम है, वो रिलेटिवली प्रोडक्ट की प्राइस है, वो बताया। अब भाई अगर चाय महंगी बिकेंगी तो फिर डिमांड कॉफ़ी की बढ़ जाएंगी, और कॉफ़ी अगर महंगी बिकेंगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएंगी। तो प्राइस लेवल सबसे पहले आता है। द डिमांड इज, भाव का बहुत फर्क पड़ता है। द डिमांड इज जनरली इलास्टिक फॉर मॉडरेटली पीरियड गुड्स, बट द डिमांड फॉर वेरी कॉस्टली एंड वेरी चीप गुड इज इन इलास्टिक। देख लीजिए, अगर कोई प्रोडक्ट ना मीडियम रेंज का है तो उसी के प्रोडक्ट में ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने की मिलेंगी, मगर अगर कोई बहुत ही सस्ता है या बहुत ही महंगा है तो फिर लोग जो है उसकी इनइलास्टिक डिमांड है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ हर लेवल पे, सीए फाइनल लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे, सीए फाउंडेशन लेवल पे, सीएस प्रोफेशनल पे, सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएस फाउंडेशन बोल लो या आप सीएस एड बोल लो, तो हर लेवल पे पढ़ाता हूँ। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, तीनों इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं हमेशा देखा मैंने कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आप इसको कॉमन सेंस में देख सकते हैं। जैसे आप एक बात सोचो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते जिनको फास्ट मूविंग बोलते हैं और कुछ ऐसे रहते जो स्लो मूविंग रहते। एग्जाम्पल क्या है इसका भाई? फास्ट मूविंग आइटम क्या है? तो फास्ट मूविंग हो गया आपका शक्कर, फास्ट मूविंग हो गया आपका क्या बोलते हैं चावल, ये फास्ट मूविंग है। स्लो मूविंग आइटम अगर इसके मुकाबले में देखेंगे तो कौन हो गया? गेहूं हो गया जो है। अगर मैं चावल और गेहूं में कंपैरिजन करूं तो चावल ज़्यादा फास्ट मूविंग है और जो गेहूं है वो स्लो मूविंग है। चना फास्ट मूविंग है और तुअर दाल जो है स्लो मूविंग है। तो आप कभी भी देखना कि जो फास्ट मूविंग आइटम रहते हैं उसमें मार्जिन कम मिलती प्रोड्यूसर को और सेलर को, और जबकि जो स्लो मूविंग आइटम है उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलती। तो जब आप दुकान में जाओ किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आप देखो, अगर वो स्लो मूविंग है तो मार्जिन ज़्यादा रहेंगी तो बार्गेन ज़्यादा कर पाओगे, और अगर वो फास्ट मूविंग आइटम है तो उसमें मार्जिन कम रहेंगी तो बार्गेनिंग का स्कोप नहीं रहेगा आपको। तो प्राइस लेवल के बारे में बात होती है तो डिमांड जो है, अगर बीच वाला प्रोडक्ट है जिसका भाव मीडियम रेंज का है, 40-50 रुपए का है, 30 रुपए का है,
तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, मगर बहुत ज़्यादा सस्ता है या बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहता है। लैंड रोवर है, जैगवार लैंड रोवर है, एक मुश्त तो भाव रहेगा भाई, सीधी बात है नहीं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉमन सेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो है ही। पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए पास तो आपो आप ही हो जाएंगे हम लोग जो है। द रिच डू नॉट बॉदर अबाउट द प्राइजेज ऑफ द गुड्स, तो जो अमीर आदमी है वो गुड्स के प्राइजेस के बारे में बात नहीं करता। वेरी कॉस्टली गुड्स आर डिमांडेड बाय द रिच पीपल एंड हेंस देयर डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय मच बाय द चेंज इन द प्राइजेस, तो उनके जो प्राइजेस से अफेक्ट नहीं होता, वो तो जाता है, वो बोलता है कितने रुपए का चेक फाड़ू बताओ जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टोयोटा कार फ्रॉम 5 lakh to 5,20,000 will not make any noticeable difference in it। अब मैं क्या थोड़ा अचरज से दिखने लग गया कि टोयोटा की कार 5 लाख की कैसे बोल रहा है, तो मेरे को लगा 50 लाख तो नहीं लिखे हुआ है, मगर अब उन्होंने 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके दिया है, तो सामने वाले को क्या करना, 5 लाख जा रहे या 5-20, वो 5-20 का चेक फाड़ के दे देगा, तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं प्राइसेस में। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सब्सटीट्यूट मतलब एक प्रोडक्ट की, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय, है ना, तुअर दाल की जगह चना दाल, चना की जगह तुअर दाल, पेट्रोल की जगह डीजल, डीजल की जगह पेट्रोल। तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट्स है, तो जो इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, और बहुत कम सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी कम रहेंगी। तो इसको लिख देते हैं, मोर एंड मोर, आप भी लिखते जाइएगा, सब्सटीट्यूट्स मोर एंड मोर elasticity, less substitutes, less elasticity। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स है। इफ अ गुड हैज क्लोज सब्सटीट्यूट, तो अगर कोई गुड है उसका क्लोज सब्सटीट्यूट है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी विल बी वेरी इलास्टिक एज सम अदर कमोडिटीज कैन बी यूज्ड फॉर इट। A small rise in the price of such commodity will induce consumer to switch their consumption to its substitute. For example, gas, kerosene, oil, coal, etc. will be used as more fuel if the price of the food would increases। बिल्कुल सही बात है, पहले तो ऐसे ही होता था कि पहले अगर लकड़ी का दाम बढ़ा तो हम लोग ये केरोसिन, ऑयल, कोल पे आ जाते थे। अगर इनका दाम बढ़ा तो फिर हम लकड़ी पे वापस चले जाते थे, पहले के ज़माने में तो ऐसे ही होता था। ऑन द अदर हैंड, द डिमांड ऑफ सच कमोडिटीज विल हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट इज इनइलास्टिक। तो अगर किसी का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक है। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट पहले एक वो आता था, एक नाम बोला जाता था कि भाई वो बहुत चलता था, 2 रुपये 3 रुपये का पैकेट आता था, वो हर बार वो 2 रुपये का ही रहता था, 2 या 3 रुपये का, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं होता था। नेसेसिटीज़ है, अब किसकी क्या नेसेसिटी है। इफ़ द गुड इज़ नेसेसिटी देन द डिमांड टेंड टू बी इनइलास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गुड नेसेसिटी इनइलास्टिक, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट है और वो नेसेसिटी में आता है, जैसे नमक है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते, तो उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर राइजेज
then there is unlikely to be a huge drop in the quantity demanded since the drinking water is a necessity. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर प्राइजेस बढ़ गए ड्रिंकिंग वाटर के, तो अगर पहले हम 100 बोतल खरीदते थे तो अभी भी हम 100 बोतल खरीदेंगे, हम बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं होगा। भाई अभी महामारी आई, ये पेंडेमिक आया, ये कोरोना वायरस आया, अभी इस दौरान में क्या हो गया, इस दौरान में ये हो गया कि इंसानों ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ पे फोकस किया, बिकॉज ये मालूम नहीं है कितने दिन खुलेगा। अब ये लॉकडाउन अगर खुल भी जाएगा तो क्या आगे वाले समय में होगा ये पता नहीं है हमें, जो है कितने लोग अफेक्ट हो जाएंगे, जो है टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड कैसा है, ओवर ए टाइम ए गुड टेंड टू बिकम मोर इलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर एंड बिजनेसेस हैव मोर टाइम टू फाइंड अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ गैसोलाइन गोज अप, over time people will adjust for the change, that is they may drive less or use public transportation or form carpools। तो टाइम पीरियड जो रहता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है तो लोग आपस में देख लेंगे कि क्या जुगाड़ करना है, तो भाव वहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं मोर टाइम इक्वल टू more elastic, less time equal to less elastic। जमाइए। उसके बाद हैबिट्स। हैबिट्स कैसी है, द डिमांड फॉर एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट इज यूजुअली इनइलास्टिक। एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट सिगरेट, तो दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर हैज नो चॉइस बट नो पे वॉट एवर द प्रोड्यूसर इज डिमांडिंग। तो जो भी सामने वाला बोल रहा है वो अपने को देना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती उसकी, जो है। फॉर एग्जाम्पल, if the price of a pack of cigarette goes up, it will likely not have any effect on the demand। तो अगर समझ लो कोई सिगरेट के पैकेट का दाम बढ़ गया तो भाई हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमको खरीदना ही पड़ेगा, जो है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है, तो अगर नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक है, ठीक है। कंफर्ट है, लग्जरी है तो इलास्टिक है। भाई ये अभी हमारे कोरोना वायरस में हो गया कि जो नेसेसिटी के आइटम थे वो तो हमने खरीदे हैं भाई, उसकी डिमांड तो बनी की बनी है। तो अगर हमें रोज़ सब्जी लगती है तो हमको रोज़ सब्जी खरीदना है, मगर हम जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, कारों की डिमांड सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, प्लेन्स की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुई है इस दौरान, जो है। तो लोगों ने बहुत कम ट्रैवल किया है प्लेन्स में, लोगों ने बहुत कम कारें खरीदी है। मेरे ख्याल से मारुति की कारों का आंकड़ा आया इस दौरान, 2 महीने के दौरान, जहाँ पे मारुति लाखों हज़ारों कारें बेच देती थी, सिर्फ 1400 कारें मारुति ने इस 2-3 महीने के दौरान में बेची है। मतलब मैं जनवरी फरवरी से बात कर रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, सबसे पहला आइटम हमारा क्या था, सबसे पहला आइटम था प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल अगर सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है तो इनइलास्टिक है, अगर प्राइस मीडियम रेंज का है तो फिर उसमें ज़्यादा गड़बड़ होंगी, इलास्टिसिटी होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट है तो डिमांड इलास्टिक होंगी, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो नहीं होंगी। नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक है, नहीं है तो इलास्टिक है। टाइम पीरियड है तो यहाँ पे हम बोलेंगे बिकम मोर इलास्टिक मोर टाइम, तो जब ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा इलास्टिक, कम समय मिलेगा कम इलास्टिक रहेगा। हैबिट है, एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट है, मतलब रोज़मर्रा हैबिट पड़ चुकी है हम लोगों को किसी प्रोडक्ट की। सिगरेट है समझ लो कोई, है ना, उस प्रोडक्ट की हैबिट पड़ चुकी है किसी एक्स पर्सन को, तो वो इनइलास्टिक रहेगा। मगर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हैबिचुअल नहीं है तो उसकी डिमांड जो है इलास्टिक हो सकती है। का नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी है इलास्टिक, कंफर्ट एंड लग्जरी है इलास्टिक। ठीक जम रहा है बात ये। वेरियस यूजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत सारे यूजेज है, सेवरल यूजेज है तो इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, जैसे मिल्क है या वुड है
ठीक है। तो अगर बहुत सारे यूजेस है तो इलास्टिक डिमांड है, बहुत सारे यूजेस नहीं है तो इन इलास्टिक डिमांड है, सिंपल बात है। पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका हम कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, कैन बी पोस्टपोन, है ना, तो इलास्टिक है। और अगर नहीं पोस्टपोन कर सकते हैं तो इन इलास्टिक है। बड़ा सिंपल बात है, यहाँ पे जो है क्लियर होता है, उल्टा है जैसे, अगर ज्यादा पोस्टपोन कर सकते तो इलास्टिक है, पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इनकम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है पुराने जैसा ही है, आप देखेंगे जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कितना प्रतिशत आपकी क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, एक जगह पे लिख के भी देता हूं। तो यहां पे जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना प्रतिशत क्वांटिटी डिमांड में बदलाव हुआ, ठीक, परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो कितनी इनकम में बदलाव होने से कितनी क्वांटिटी में बदलाव हुआ। भाई अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और अगर इनकम कम हो गई तो इलास्टिसिटी कम होती है। तो आप देखिए ज़्यादा वाले जो प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा भाव है, बहुत ज़्यादा रेट है ना, तो मेरा बोलना है कि मॉडरेट जो प्रोडक्ट रहते ना उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उनकी इलास्टिसिटी इतनी नहीं रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप हो, ऐसा प्रोडक्ट है अगर आपके पास में जहाँ पे इनकम का फर्क पड़ता है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और ऐसे प्रोडक्ट में आप नहीं हो जहाँ पे इनकम का फर्क नहीं पड़ता। अब चावल है, दाल है, चावल दाल जो है इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर आदमी भी चावल दाल खाएगा, तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा नहीं है। मगर अगर जैगवार लैंड रोवर है वहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है भाई जो है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के नजरिए से चीजों की इलास्टिसिटी देखेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम, मतलब इनकम किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, और उसका क्या रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है डिमांड पे, वो देखेंगे। प्रोफेसर वॉटसन डिफाइंस इट एज income elasticity of demand is the rate of change in quantity with respect to change in the income। नीचे जो फॉर्मूला है, other thing remain constant, the income elasticity of demand can be measured by following formula। तो नीचे दिए गए फॉर्मूले से बताया हुआ है कि वो किस तरह से है। वहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम, एक और फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये भी एक है, ये चेंज का साइन है, ये जो रहता है ना, ये ऐसा त्रिकोण जो है ये चेंज का साइन है। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मतलब वो एक फॉर्मूला ऐसे दिए हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, न्यू इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम, ठीक, सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चेंज का फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इतनी सारी हमारे पास में इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड जो है वो हमारे पास में दी हुई है। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब मैं बताता हूँ कि आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में अलग अलग तरह से इनकम इलास्टिसिटी काम करती है। अगर महंगा प्रोडक्ट है और इनकम बढ़ गई है तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेंगी वहाँ पे, मतलब ज़्यादा इनकम होने पे ज़्यादा डिमांड रहेंगी महंगे प्रोडक्ट की। अगर इंफीरियर गुड्स है, खराब माल है, लोएस्ट क्वालिटी का माल है, इनकम बड़ी है, तो इनकी डिमांड निगेटिव जाएंगी, इलास्टिसिटी जो है इनकी बहुत कम वो हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएंगी इनकी जो है। और मीडियम टर्म में फिर अलग अलग तरह से वो मूव करता है। तो हमारे पास में 5 आइटम्स है, इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो है 5 आइटम है, ये यहाँ पे आप देखिए। पहला है निगेटिव डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल एज इनकम राइजेस,
मतलब हमारे पास में जो डिमांड है कमोडिटी की वो गिर रही है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। तो भाई इनकम बढ़ती है तो लोग अच्छा प्रोडक्ट खाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट पहनते हैं। द ट्रेंड इज विजिबल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जो खराब माल रहेगा वहाँ पे ये ट्रेंड दिखेगा कि वहाँ पे अगर आपके एरिया के लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएंगी। Zero demand for a commodity does not change as income changes. Zero demand for a commodity does not change as income changes. This is true in case of essential goods. अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपकी इनकम कम रहेंगी, आपकी इनकम ज़्यादा रहेंगी, आपको जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। अगर पहले आप रोटी सब्जी खाते थे जब आप गरीब थे, तो पैसे वाले होने पे भी आप रोटी सब्जी खाएंगे, सोना चांदी नहीं खाने वाले आप जो है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ी सी है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक से कम है। तो डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेज इन प्रोपोर्शन टू राइज इन इनकम। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो जितनी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से उनकी डिमांड में बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो उनकी डिमांड घट भी सकती, बढ़ भी सकती है उस हिसाब से। और यूनिटी का मतलब ये रहता है कि अगर 10% इनकम बढ़ी तो 10% डिमांड घटेंगी या बढ़ेंगी इसके हिसाब से। एंड ग्रेटर देन यूनिटी, तो अगर 10% इनकम बढ़ी तो डिमांड जो है हो सकता है 10% से ज़्यादा घटे या 10% से ज़्यादा बढ़े, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमारा जो प्रोडक्ट है जैसा था पहले भी वैसा ही है अभी भी जो है, उसमें कोई बदलाव हमारे पास में नहीं होने वाला है। मगर दूसरे प्रोडक्ट में बदलाव हुआ है, उसका हमारे प्रोडक्ट पे प्रभाव आता है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है? आपको मालूम है पेट्रोल की जो कारें हैं उनका रेट जो है वो कम है और डीजल की कारों का रेट ज़्यादा है। क्यों ऐसा है भाई, क्या रीज़न है? तो पेट्रोल की जो कारें हैं उनका रेट कम इसलिए क्योंकि पेट्रोल महंगा है, और डीजल की जो कारें हैं वो महंगी इसीलिए 1,00,000-1,50,000 रुपए करीबन करीबन, क्योंकि डीजल सस्ता है। अब अगर डीजल और पेट्रोल समान हो गया या आने वाले समय में डीजल बढ़ गया और पेट्रोल सस्ता हो गया, तो आपको नहीं लगता क्या इसका डायरेक्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा पेट्रोल और डीजल की कारों पे? नहीं। The responsiveness of demand change in price of related commodities called cross elasticity of demand। तो जिस तरह से प्राइजेस दूसरे प्रोडक्ट के घटे बढ़े हैं, अब होता होगा भाई बहुत बार, मैंने कहाँ पे भी तो सुना था कि भाई जैसे समझ लो अभी क्या हो गया है ना कि जो पहले के लोग जो रहते थे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन जो लोग रहते ना, तो नॉन वेज में वो लोग क्या रहता, पहले के लोगों को एक रहता था कि भाई सैटरडे या संडे एक आधे दिन नॉन वेज खाएंगे क्योंकि नॉन वेज महंगा रहता था। अब आजकल वो लोग क्या बोलते हैं, आजकल नॉन वेजिटेरियंस में एक फंडा ये चलता है कि वो बोलते भाई देखो अनाज भी उतनी रुपए का हो गया जितने रुपए का नॉन वेज है समझ लो, तो हम नॉन वेज खाएंगे ना जिनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शिफ्टिंग टू नॉन वेज, मोर एंड मोर दे आर यूजिंग द नॉन वेज। The responsiveness of demand to change in prices of related commodities called the cross elasticity। तो दूसरे प्रोडक्ट का भाव क्या है उसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क पड़ता है। प्रोफेसर वॉटसन डिफाइंस इट एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the rate of change in quantity associated with the change in price of related goods। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी का क्या रेट है उसका फर्क पड़ता है। Thus the cross elasticity of demand is the responsiveness of demand for commodity X to change in price of commodity Y and is represented as follows। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EC इक्वल टू, तो थोड़ा नीचे छपे हुआ है ये, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग जो है, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी
डिमांडेड ऑफ ए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब कितने प्रतिशत क्वांटिटी इंक्रीज हुई ए की अगर बी के प्रोडक्ट के भाव में कितने रुपए का डिक्लाइन हुआ या इंक्रीज हुआ उससे। तो भाई बी का जो प्रोडक्ट का भाव था वो बढ़ा, तो हमारी डिमांड कितनी बढ़ी उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे कॉफी का दाम बढ़ गया तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कॉफी का दाम बढ़ा, तो आपकी जो चाय की डिमांड है वो कितनी बढ़ गई उसको हम लोग इसमें देखते हैं। दिस वी कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। अब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी में एक आता है इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड बदलाव हो सकता है। तो इसमें आपका पेट्रोल डीजल का रेट बहुत फर्क होता है, 10 रुपए का फर्क होता है। अब आप देखिए बहुत फर्क होता है इसमें जो है, इसमें हम ऐसा मेजर नहीं कर सकते कि पेट्रोल का दाम कितना घटेगा और डीजल का दाम कितना बढ़ेगा तो उसमें कितना इफेक्ट आएगा। ये बात तो गारंटी है कि इफेक्ट तो आएगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अगर कल जाके डीजल का दाम बढ़ जाता है और पेट्रोल का कम हो जाता है तो गारंटीड जो है इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है, जीरो का मतलब नो रिलेशन। इसमें मैं लिख देता हूं हाई रिलेशन आपके लिए। क्या लिख देता हूं? हाई रिलेशन। और ये बोल भी रहे हैं नियर सब्स्टिट्यूट है। नियर सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरे को और दूसरे की जगह पे पहले को यूज कर सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी नो रिलेशन, ठीक। और क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है, नो रिलेशन है। और निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे कमोडिटी एक्स एंड वाई और कॉम्प्लीमेंट्री। एक्स एंड वाई और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये दोनों चीजें जो है आपस में एक साथ में यूज की जाती है, मतलब एक दूसरे के बदले यूज नहीं होती है, साथ में यूज होने वाली है। साथ में यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्या बोलेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? Changes in demand include an increase or decrease in demand due to change in price of related goods, the income of consumer and the preferences of consumer, etc. The demand for a product or service changes. Increase in demand, अब डिमांड जो है बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिनके कारण से डिमांड बढ़ती घटती भी है, ठीक। इंक्रीज इन डिमांड के बारे में, व्हेन द डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट इज ए केस ऑफ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। बहुत सुंदर बात बोली इन्होंने। अब लॉ ऑफ डिमांड अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण डिमांड घटी या बढ़ी तो उसको हम लोग जो है इंक्रीज और डिक्रीज, डिटर्मिनेंट अदर डिटर्मिनेंट्स के कारण बढ़ी तो हम लोग उसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट इज अ केस ऑफ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स द डिमांड एट द सेम प्राइस, मोर डिमांड एट द सेम प्राइस मतलब सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होने लग गई है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब होता है बहुत बार जैसे कि आपका रेट सेम है मगर क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होने लग गई। हो सकता है नेचर बदल गया हो, सर्दी से गर्मी आ गई हो, गर्मी से ठंडी आ गई हो, बरसात आ गई हो। अब भाई आपका छाता पहले 500 रुपये का था एक, ठीक है, तो पोपटलाल को छाता लेने जाना है, वो गर्मी के मौसम में छाता लेने गया, वो ठंडी के मौसम में छाता लेने गया, 500 रुपये का छाता मिल रहा है। भाई वो तो 12 महीने यूज़ करता है, भाई 24 घंटे यूज़ करता है वो तो,
तो वो सर्दी में लेने गया 500 रुपये का मिला, गर्मी में लेने गया 500 रुपये का मिला, बरसात में भी समझ लो 500 रुपये का है, मगर अब उसके साथ में और 10 लोग छाता लेने के लिए खड़े हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड आर शोन बाय शिफ्ट टू द राइट इन द डिमांड कर्व। तो जो कर्व है वो हमारा राइट में शिफ्ट हो जाता है। आप देखेंगे हमारा जो कर्व है वो पहले ए पे था, अब हमारा जो कर्व है वो बी पे चले गया। पहले हमें 500 क्वांटिटी की दरकार रहती थी, अब हम लोगों को जो है 600 क्वांटिटी की दरकार है, बट हमारा जो रेट है वो हमारा रेट 100 बने हुआ है। तो ये हमने क्या पढ़ा इसमें, जो है इसमें इन्होंने बोला है इंक्रीज इन डिमांड कर्व शोन बाय शिफ्ट टू द राइट इन द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है राइट में शिफ्ट होता है। तो यहां पे लिखते हैं बिकॉज increase in demand curve shifts to right। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड में उल्टा हो जाएगा, डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। ये पूछते हैं बहुत बार कि ऐसा हुआ, अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट रहेगा, एमसीक्यू में पूछते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन डिमांड, लेस डिमांड एट सेम प्राइस। तो भाई बरसात में आपका 500 रुपये का रेट था, अब जो है सीजन बदल गया, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, तो आपका जो है सेम रेट है, मगर आपकी डिमांड कम होने वाली है छतरी की। तो डिक्रीज एंड कॉज ए शिफ्ट टू द लेफ्ट, देखो ये है ना, डिक्रीज एंड कॉज ए शिफ्ट टू द लेफ्ट डिमांड कर्व फॉर नंबर ऑफ रीजन। तो आप देखो पहले ये 60 रुपये पे जो थी हमारी डिमांड थी 500 यूनिट की, अब 60 रुपये पे ही हमारी डिमांड जो है 400 यूनिट की हो गई है। जम रहा है ये बात, तो हमने लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, डिमांड शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट because of decrease in demand at same price, at same price। क्लियर होता है ये बात। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, when the quantity demanded of a commodity increases as a result of fall in price। तो जो क्वांटिटी डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो इंक्रीज होती है एज द फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑब्लिक एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो ये वही है कि अगर आपका भाव कम हुआ तो आपकी डिमांड बढ़ेंगी, तो उसको एक्सपांशन इन डिमांड बोलेंगे। और when the quantity of demand decreases as a result of increase in price, it is called contraction of demand। तो हमारा हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राइस इंक्रीज, ठीक है, डिमांड डिक्रीज। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो डिमांड कम हो जाएंगी, यहाँ पे प्राइस
डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांशन ऑब्लिक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर है ये? ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, अब कितने तरह की कंपटीशन होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके फीचर्स को हाईलाइट करूंगा कि जहां जहां पे जो जो फीचर्स है काम के, उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश आपके लिए करने वाला हूं। तो वैरायटी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विल कैरेक्टराइज्ड इन इकोनॉमी, सच मार्केट structures essentially refer to degree of competition in market। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है कि किस तरह की कंपटीशन है मार्केट में, उस हिसाब से बनाए जाते हैं। देयर आर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर सच एज नेचर ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो देखो यहाँ पे आपको परफेक्ट, यहाँ पे आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन दिख रही है, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिख रही है, और यहाँ पे ओलिगोपोली दिख रही है आपको जो है, फिर मोनोपोली दिख रही है, ड्यूपोली दिख रही है। पांच तरह का मार्केट स्ट्रक्चर मैंने बात किया है। 5 काइंड्स ऑफ मार्केट structure classified on the basis of market competition, मार्केट कंपटीशन के आधार पे आप चाहे तो अपनी शॉर्ट नोट इसमें रेडी कर सकते हैं। मेरी एक आदत रही हुई है पहले से कि मैं जो ये, और मैं अभी आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरी नोट बना रहा हूँ कि भाई देखो इस तरह से मैं अगर खुद भी पढ़ूंगा तो मैं मेरी नोट बनाऊंगा, तो वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो परफेक्ट कंपटीशन हमारा इसमें सबसे पहले है, क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इसमें आता है, एकदम परफेक्ट कंपटीशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हाईलाइट करूंगा आपके लिए। फिर उसके बाद में सेकंड आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है हमारे पास में जो है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। थर्ड है ओलिगोपोली, क्या है हमारे पास में, ओलिगोपोली थर्ड आता है। तो थर्ड है ओलिगोपोली जो है। फोर्थ आप देखेंगे इसके बाद वाले पेज में मैंने बताया था आपके लिए, मोनोपोली एंड ड्यूपोली। तो फोर्थ आता है हमारे पास में मोनोपोली, और फिफ्थ और लास्ट आता है ड्यूपोली। A variety of market structure will characterize an economy. Such market structure essentially refer to the degree of competition in the market. तो ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, such market structure essentially refer to degree of competition in the market. There are other determinants of market structure such as nature of goods and product. तो मार्केट का किस तरह से गुड्स एंड प्रोडक्ट के हिसाब से भी मार्केट डिटरमाइन होता है। द नंबर ऑफ सेलर्स, द नंबर ऑफ कंज्यूमर, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वी विल डिस्कस द इफेक्ट 5 बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। तो परफेक्ट कंपटीशन है, हाईलाइट करते चलेंगे काम की बातों को। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं,
All the sellers of the market are small sellers in competition with each other. There is no one big seller with any difference. तो यहाँ पे no one big seller, ठीक, विद एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, मतलब सब छोटे दुकानदार रहते हैं या सब एक साइज के दुकानदार रहते हैं, सबका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है. सो ऑल द फर्म्स इन मार्केट आर प्राइस टेकर्स, मतलब जितने भी लोग मार्केट में हैं, माल बेचने वाले हैं, वो भाव देने, प्राइस लेने वाले हैं कि भाई अपन ने बोला 20 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा, सामने वाले ने बोला 18, अच्छा चलो भाई 18 ले जाओ. देयर आर सर्टेन एजम्पशन व्हेन डिस्कसिंग द परफेक्ट कंपटीशन. तो कुछ एजम्पशंस है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में है. दिस इज द रीजन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज प्रीटी मच ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. तो ये जनरली एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आता है, जनरली इसमें कुछ बदलाव मार्केट में. दिस एजम्पशंस आर द प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट आर होमोजेनियस. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे प्रोडक्ट होमोजेनियस है, मगर ऐसा होता नहीं रियलिटी में. कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंसेस होते हैं, दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, एक जैसे रहेंगे सब जगह पे. द फर्म्स ओनली हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फर्म्स मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि रियल में मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी फोकस करते हैं. देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, हाँ. एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, नो बिग सेलर इन द मार्केट. तो कोई बहुत बड़ा सेलर मार्केट में नहीं है, और जितने भी सेलर्स है वो प्राइस टेकर्स है, ठीक है, प्राइस गिवर नहीं है. जितने भी प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक मोटिव है, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट है मार्केट में. नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब कंज्यूमर की कोई सोच नहीं है वहाँ पे. वो मार्केट में आएगा, देखेगा, जो चीज़ पटेंगी वो ले लेगा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो दिस इज मोर रियलिस्टिक सिनेरियो दैट एक्चुअली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, a large number of buyer as well as sellers, but they do not sell homogeneous product. मगर वो homogeneous product नहीं बेचते हैं. प्रोडक्ट एक जैसा ही रहता है, मगर सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी रहती है. समझ लो कचौरी वाला है तो राम कचौरी वाला, तो राम कचौरी वाले की कचौरी श्याम कचौरी वाले की कचौरी से अलग रहेंगी. दोनों की कचौरी रहेंगी, मगर दोनों की कचौरी का मसाला अलग रहेगा, उसका जो स्टाइल है देने का वो अलग रहेगा, लोकेशन अलग रहेगा. तो उनकी कंपटीशन है एक दूसरे में, मगर राम की कचौरी अलग है, श्याम की कचौरी अलग है, तो दोनों की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. द प्रोडक्ट आर सिमिलर बट द सेलर सेल स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट. मतलब दोनों के प्रोडक्ट सेम ही है, मगर दोनों के प्रोडक्ट फिर भी अलग अलग है. दोनों की कचौरी कचौरी है, मगर दोनों की कचौरी में एक में हरी चटनी है तो एक में लाल चटनी है, एक में किसी और चीज़ की पुडिंग है तो दूसरे में किसी और चीज़ की पुडिंग है. नहीं. नाउ द कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर द अनदर. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको प्रेफरेंस है. अब हो सकता है एक दिन कंज्यूमर आए, वो बोले भाई मैं तो हरी वाली चटनी के साथ खाऊंगा, तो भाई राम की कचौरी लो. एक दिन बोलेगा वो मैं लाल चटनी के साथ खाऊंगा, तो शाम की कचौरी लो. द सेलर कैन ऑल्सो चार्ज ए मार्जिनली हायर प्राइस. तो जो सेलर है सेम रेट नहीं रहता, हायर प्राइसेस दे मे इंजॉय सम मार्केट पावर. तो कुछ ना कुछ मार्केट पावर है. सो द सेलर बिकम द सेलर प्राइस सेटर्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट. फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर सेरल इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. द प्रोडक्ट आर, तो मार्केट फॉर सेरल इज अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. द प्रोडक्ट आर ऑल आर सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट. तो प्रोडक्ट जो है वो सेम है बट फिर भी अलग अलग है in terms of taste and preferences, flavors. Another such example is toothpaste. तो टूथपेस्ट का भी बाबा जी बोलते हैं, रामदेव बाबा हमारा टूथपेस्ट लो अच्छा है, दूसरे बोलते हैं हमारा लो वो ज़्यादा अच्छा है. तो सबका अपना अपना मार्केट है. कोलगेट का अपना है, दंत कांति का अलग है. तो है प्रोडक्ट सेम ही, मगर उनका मार्केट आपस में बंटवारा किए हुआ है लोगों ने. भाई हो सकता है कि मारवाड़ी लोग ज़्यादा दंत कांति यूज़ करते होंगे,
हो सकता है भाई कोई और पर्टिकुलर कास्ट के लोग कोई और प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते होंगे, हो सकता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है। डू नॉट सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट सिमिलर है बट उसमें कुछ डिफरेंसेस है। कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंसेस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट एंड द अनदर। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप देखते थे तो वहां पे आपका कोई प्रेफरेंस नहीं था कंज्यूमर का, मगर यहाँ पे है भाई मैं तो दंत कांति लूंगी। सेलर कैन चार्ज ए मार्जिनली हायर प्राइस, तो सेलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेट चार्ज कर सकते हैं। एंड द मार्केट फॉर सेरल्स, तो जो सेरल्स का मार्केट है वो अपनी तरह का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है। प्रोडक्ट आर ऑल सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, तो प्रोडक्ट जो है स्लाइटली डिफरेंट है। ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, हाईलाइट करेंगे फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। While there is no clarity about the number of firms, 2-3 dominant players, 2-3 dominant firm, 2-3 dominant, 3-4 dominant, 5 dominant firms रहेंगी जो कि पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखती है ओलिगोपोली में। So in case of oligopoly, the buyers are far greater than the sellers. तो जो बायर्स है वो फार ग्रेटर देन द सेलर्स है, तो जो सेलर्स है वो कम रहते हैं मगर बायर बहुत सारे रहते हैं। द फर्म इन दिस केस आइदर कॉम्पीट विद अनदर टू कोलैबोरेट टुगेदर, तो बहुत बार ये भी होता है कि जो फर्म्स है वो आपस में कॉम्पीट भी करती है और एक दूसरे के साथ में भी काम कर सकती है। दे यूज देयर मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेट प्राइजेज एंड टर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट के इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं और प्राइजेस टू सेट द प्राइजेस, सो द कंज्यूमर बिकम द प्राइस टेकर। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो प्राइस टेकर बन जाते हैं। इन एन ओलिगोपोली देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, तो ओलिगोपोली में बहुत सारे बैरियर्स है एंट्री इनटू मार्केट, देयर आर वेरियस बैरियर्स, इसके पहले के मोनोपोलिस्टिक वगैरह में नहीं थे। एंड अ न्यू फर्म फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ, और न्यू फर्म को जो है ओलिगोपोली में आना डिफिकल्ट होता है। तो ओलिगोपोली में 3 से 5 डोमिनेंट प्लेयर्स है, बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है सेलर की संख्या से, और मार्केट इन्फ्लुएंस को यूज़ किया जाता है फर्म्स के द्वारा प्राइजेस को सेट करने के लिए। कंज्यूमर जो है वो प्राइस टेकर है, इसके पहले जो सेलर्स थे वो प्राइस टेकर थे परफेक्ट कंपटीशन में, और यहाँ पे आना जाना बहुत आसान नहीं है, तो एंट्री बैरियर्स बहुत है यहाँ पे जो है, और अपने आप को इस्टेब्लिश करना न्यू प्लेयर के लिए डिफिकल्ट है। मोनोपोली है, मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, देयर इज ओनली वन सेलर, तो वन सेलर, सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट, तो सिंगल फर्म जो है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। इट कैन सेट एनी प्राइस इट विश, कैन सेट एनी प्राइस इट विश, कोई भी भाव जो उनको पटेगा वो रखेंगे। इट हैज ऑल द मार्केट पावर, तो हैज market power. Consumer do not have any alternative and must pay the price set by the seller. तो कंज्यूमर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, जो सेलर बोलेगा वो भाव देना पड़ेगा जो है। अब ये क्या हो गया, ये आपकी जो कौन सी कंपनी हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो रहती है ये ऐसी है, इनकी मोनोपोली है। आपको एमएसईबी में से ही बिजली खरीदनी पड़ेगी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, यूपी में हो तो यूपी बोर्ड से ही खरीदनी पड़ेंगी, जो भाव वो बोलेगा वो देना पड़ेगा। मोनोपोली आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल, मार्केट के लिए अच्छी नहीं है मोनोपोलीज जो है। जैसे जियो की मोनोपोली हो रही है कहीं ना कहीं अभी, जो वो बोलेगा वो रेट देना पड़ेगा। हियर आर द कंज्यूमर लूज ऑल देयर पावर, तो कंज्यूमर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। मार्केट फोर्सेस बिकम इररेलेवेंट, हाउएवर ए प्योर मोनोपोली इज रेयरली ए रियलिटी। पहले हुआ करती थी, एलआईसी की मोनोपोली होती थी। ड्यूपोली, ड्यूपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जो थी हमने अभी इसके पहले पढ़ी थी, ओलिगोपोली आप नीचे में, जहाँ पे 3-4 फर्म पूरे मार्केट को कंट्रोल करती थी, उसको ओलिगोपोली बोलते थे। अब ड्यूपोली जो है वो ओलिगोपोली का एक प्रकार है, जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स डोमिनेट करती है मार्केट को। इन केस ऑफ ड्यूपोली ए पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेट बाय जस्ट 2 फर्म्स,
तो इन केस ऑफ ड्यूओपॉली के केस में पर्टिकुलर मार्केट जो है या इंडस्ट्री जो है वो जस्ट दो फर्म उसको दबाती है, दो फर्म उसको कॉन्सेंट्रेट करती है कि भाई हमारी चलेंगी। जैसे अभी ये भी बोल सकते हैं हम लोग हमारा मोबाइल कंपनियों का मार्केट जियो एयरटेल चल रहा है सिर्फ जो है ना। In a very rare cases, this means they are the only two firms in the entire market. This almost never occurs और generally duopoly होना थोड़ा difficult है। In practice, it is usually mean the two duopolistic firms have a great deal of influence and their actions। मतलब इसका जनरली यहाँ पे ये मतलब है कि जनरली वहाँ पे दो फर्म्स ऐसी होंगी जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, एयरटेल एंड जियो, and their action as well as their relationship to each other powerfully shape their industry. Duopolistic market are imperfectly competitive, so entry barriers are typically significant for those attempting to enter the market, but there are usually still other smaller businesses persisting alongside the two dominant firms. Elasticity of supply। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो अपन ने सप्लाई के बारे में बात की, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, जितना ज़्यादा भाव रहेगा उतनी ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होंगी। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टैब्लिशेज ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। मतलब क्या भाव रहेगा और कितना। अब होता है ना भाई, कहीं पे 10% भाव कम हुआ या 10% भाव बढ़ा तो सप्लाई कितनी बढ़ेंगी, लोग कितना माल देने को आ जाएंगे, तो कितना रेट बढ़ाए जिससे कि लोग हमें माल देने के लिए आ जाए, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत हम लोगों को है अभी उतनी क्वांटिटी की। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। क्या बोल सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा हमारे साथ साथ में बोलते हुए चलना है, जिससे कि अच्छा रहता है, थोड़ा आपको भी अच्छा लगता है। ठीक। However, hence we can express the numerical change in supply with the change in price of a commodity using the concept of elasticity। मतलब कितना न्यूमरिकल फिगर बदलेगा हमारे जो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसके साथ में। नोट दैट इलास्टिसिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो इलास्टिसिटी है सप्लाई करने के लिए सिर्फ प्राइस ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनको कंसीडर करते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। हाँ एवर मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग द सप्लाई इज इट प्राइस। तो जनरली जो मेजर फैक्टर है जो कि प्राइस को कंट्रोल करता है वो कौन है? उसका मेजर फैक्टर सप्लाई को कंट्रोल करता है उसका प्राइस। देयरफॉर वी जनरली टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। मतलब कितना प्रतिशत जो है प्राइस का बदला तो उसके मुकाबले में कितने प्रतिशत कमोडिटी हमारी बदली, उसको हम लोग ये यहाँ पे देखते हैं। कहीं लिखा होगा यहाँ पे उनका फॉर्मूला, अगर नहीं तो हम लोग ये यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन, इधर अंडरलाइन कर देवे, प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो इसको यहां पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि रेट में कोई भी अंतर हो जावे, हम तो जितना सप्लाई करने वाले उतना ही करेंगे। तो नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंज।
A service or commodity has perfectly inelastic supply if a given quantity of it can be supplied when whatever might be the price. No effect of price on, no इफेक्ट ऑन क्वांटिटी है, नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाई ऑन because of change in price. तो भाव जो भी हो हमारा तो इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई रहने वाला है, जितना पहले कर रहे थे उतना ही अभी करने वाले हैं। Whatever be the price, जो भी भाव होगा, the elasticity of supply for such a service or a commodity is zero. A perfectly inelastic supply curve is a straight line parallel to y-axis. This is representative of the fact that the supply remains the same irrespective of the price. Relatively less elastic supply, तो less elastic supply मतलब रेट का फर्क पड़ेगा मगर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए commodity is percentage change in price of a commodity is less influential on percentage change in quantity सप्लाई। रिलेटिवली लेस इलास्टिक है, तो जनरली इसमें जो है 0 से 1 रहता है, जो है ठीक है, क्या रहता है 0 से 1 रहता है, मतलब जो चेंज होगा वो 0 से लेस देन 1 रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज्यूम लेस देन 1। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो परसेंटेज चेंज in price highly influence supply of a product। ठीक है, तो greater than 1 elasticity of supply, when the change in supply is relatively more when compared to change in price, मतलब जो change in supply है is relatively more compared to change in price, we say that the commodity is having, मतलब थोड़ा भी, जैसे इसमें कहाँ पे शक्कर देख सकते, 1 रुपए का रेट बदला मगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होने लग गई। आज मार्केट में ऐसी हालत है, अगर आप किसी को बोलो कि देखो भाई मैं 1 रुपए रेट ज़्यादा देता हूँ शक्कर का, मेरे को 100 बोरी अभी ला के दो, तो वो एक पैर पे खड़ा है आपको 100 बोरी देने के लिए। तो ये चीज़ जो है आपको शक्कर में मिल जाएंगी, शुगर में मिल जाएंगी। इन सच अ केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज्यूम्स अ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 1 का वैल्यू रहेगा। क्लियर है ये? अब आता है हमारे पास में यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना जो है प्राइस के परसेंटेज में बदलाव हुआ उतना ही सप्लाई के परसेंटेज में भी बदलाव हुआ। तो जितना
प्राइस परसेंटेज चेंज हुआ उतना ही सप्लाई परसेंटेज चेंज हुआ। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई for a commodity with a unit elasticity of supply, the change in quantity supplied of commodity is exactly equal to the change in its price। मतलब जितना प्राइस में बदलाव हुआ उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में भी बदलाव हुआ। In other words, the change in both the price and supply of commodity are proportionately equal to the each other। तो change in both price and supply of commodity proportionately equal to each other। To point out, elasticity of supply in such a case is equal to 1। Further, a unitary elastic supply curve passes through the origin। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जो है इसमें बहुत ज़्यादा जितना प्रतिशत चेंज होगा उससे कई गुना ज़्यादा इलास्टिसिटी हो सकती है सप्लाई में। हाँ, तो एक कमोडिटी विथ अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हैज़ ए इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, मतलब इसमें बदलाव की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। इन सच केस नो लिमिट ऑन परसेंटेज चेंज in supply। तो perfectly elastic supply, such a case the supply becomes zero with even a slight fall in the price। मतलब थोड़ा सा भी अगर रेट हमने कम किया तो हो सकता है कि सप्लाई कर ही ना लोग, और थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जावे। तो इन सच अ केस, मतलब ये शक्कर के केस में भी हो सकता है, सच अ केस सप्लाई बिकम जीरो विथ इवन अ स्लाइट फॉल and in the price and becomes infinite with a slight rise in price। तो थोड़ा सा रेट कम किया सप्लाई गिर जाएंगी, और थोड़ा सा रेट बढ़ाए तो सप्लाई बहुत बढ़ जाएंगी। तो शक्कर के केस में होता ही है। तो दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द सप्लायर ऑफ सच अ कमोडिटी आर विलिंग टू सप्लाई एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। ए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पूछा जा सकता है। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। और वैसे कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? तो प्राइस ऑफ द गुड, तो प्रोडक्ट का जो दाम है उसके हिसाब से वो अफेक्ट होता है। किसके? प्राइस ऑफ ए गुड, उसके हिसाब से अफेक्ट होता है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर, तो आने वाले समय में भाव जो रहेगा उसके हिसाब से भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज हो सकती है। कंडीशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आज मार्केट में क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके हिसाब से भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बनती है, कि भाई कम है या ज़्यादा है। नेचर ऑफ गुड है, लेंथ ऑफ टाइम है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि हम लोग इसमें देखते हैं। सैम्पल क्वेश्चन है हमारे पास में। नो चेंज इन हैबिट, customs and income of consumer is the assumption of which law of economics, law of demand। मतलब यहाँ पे हम अदर थिंग्स रिमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। A service or commodity has a dash if a given quantity of it can be supplied whatever might be price। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जो है इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इट कैन बी सप्लाइड व्हाट एवर माइट बी द प्राइस, तो जो भी भाव रहेगा उस पर सप्लाई होगा। डैश रेफर टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ कीन कॉम्पिटिशन बट नाइदर परफेक्ट नॉर प्योर अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स having some degree of monopoly because of differentiation of their product। monopolistic competition बोलते हैं इसको। तो
मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक ही तरह का प्रोडक्ट रहता, कचौरी ही रहती है, मगर हर व्यक्ति की राम की कचौरी अलग है श्याम की कचौरी से। राम हरी चटनी देता है, श्याम लाल चटनी देता है। राम की पुडिंग अलग है, श्याम की पुडिंग अलग है। When the demand changes does not because of price but because of change in other determinants of demand, it is a case of increase or decrease in demand। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बदली है, मगर प्राइस के कारण नहीं बदली है, किसी और फैक्टर के कारण बदली है। इसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। ठीक। When the quantity of commodity increases as a result of fall in price, it is called as extension of demand। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम लोगों की जो है क्वांटिटी बढ़ गई, और क्यों बढ़ी, क्योंकि भाव कम हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट इन द फॉल इन द प्राइस, तो इसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद के उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं।